हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, पाकिस्तान जो खुद को आतंकवाद का शिकार बताता फिरता है, अब 3 ताकतवर मुल्कों के रडार पर है। भारत, रूस और तालिबान। हाँ, वही तालिबान जिसे कभी रूस ने आतंकी कहा था, अब उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूस चल पड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने। पहलगाम में हुए हमले की जांच में मिले सुराग और मॉस्को के कंसर्ट पर हुए कत्लेआम की तहकीकात दोनों की डोर खींचती है पाकिस्तान तक। आईएस खुरासान के आतंकी वहीं से ट्रेनिंग लेकर निकले थे। ये अब किसी थ्योरी का हिस्सा नहीं, पक्की सच्चाई बन चुका है। और जरा ध्यान दीजिए, इस बार खेल में चीन भी शामिल है। चीनी कंपनी हुआवे का बैन किया गया। सैटेलाइट फोन भारत की सबसे सुरक्षित घाटी में कैसे पहुंचा? ये संयोग नहीं, पाकिस्तान चीन की टेक्नो टेरर की साजिश है। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ भारत, रूस और तालिबान के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। तीनों देश अब आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और पाकिस्तान वो अपनी ही लगाई हुई आग में जलने वाला है। देखिए, अफगानिस्तान की सरजमी पर एक नया खेल शुरू हो चुका है। रूस ने तालिबान सरकार को खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मॉस्को अब तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की शाखा ISIS खुरासान के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। रूस के विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव ने RIA को दिए इंटरव्यू में साफ किया है कि ISIS खुरासान अब रूस और तालिबान दोनों का साझा दुश्मन है। रूस तालिबान की कोशिशों की सराहना कर रहा है और उसके साथ मिलकर अफगानिस्तान की धरती से इस आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, जिसे हम आगे विस्तार से समझाएंगे। यह वही तालिबान है जिसे रूस ने 2003 में आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बीते महीने रूस ने तालिबान को इस लिस्ट से औपचारिक रूप से हटा दिया है। यानी अब दोनों देशों के बीच पूरी तरह से राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों के रास्ते खुल चुके हैं। रूस ने तालिबान को मॉस्को में अपना राजदूत भेजने का न्योता तक दे दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ रूस का सहयोगी घोषित कर चुके हैं। मार्च 2024 में मॉस्को के बाहर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में ISIS से जुड़े आतंकियों ने हमला कर 145 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले में पाकिस्तान का हाथ पाया गया है। अमेरिका ने भी साफ किया कि इस हमले के पीछे ISIS खुरासान का हाथ है, जिसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। इस हमले ने रूस को झकझोर दिया और अब वह उसी संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तालिबान के साथ आ गया है। तालिबान पहले से दावा करता आ रहा है कि वह ISIS खुरासान को अफगानिस्तान से मिटा देगा, और अब जब उसे रूस का साथ मिल गया है तो एक नई खुफिया जंग का ऐलान हो गया है। सिर्फ सैन्य ही नहीं, अब रूस और तालिबान के रिश्ते आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस ने साफ किया है कि वह अफगानिस्तान में व्यापार, निवेश और ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर तालिबान के साथ रणनीतिक सहयोग करेगा। इसी महीने कजान शहर में रूस अफगान बिजनेस फोरम आयोजित किया जाएगा, जहां गैस पाइपलाइन और खनिज परियोजनाओं पर चर्चा होगी। जमीर काबुलोव ने कहा है कि अब कोई रुकावट बाकी नहीं है। तालिबान से सारे अवरोध हटा लिए गए हैं और अब दोनों देश हर क्षेत्र में खुले तौर पर साथ काम कर सकते हैं। रूस का यह कदम चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जहां अमेरिका और यूरोपीय देश तालिबान को अब तक मान्यता देने से कतरा रहे हैं, वहीं रूस ने अपने कूटनीतिक खेल से तालिबान को नया मोर्चा खोल दिया है। मॉस्को में अफगान राजदूत की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी 20 वर्षों की खामोशी के बाद रूस अफगानिस्तान में फिर से अपनी पकड़ बनाने लौट आया है, और इस बार उसका साथी वही तालिबान है जिसे कभी दुनिया का खलनायक कहा गया था। कुछ महीने पहले रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ आतंकी हमला अब एक बार फिर चर्चा में है। मार्च 2024 में क्रोकस सिटी हॉल में हुआ यह हमला रूस के इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला था, जिसमें 130 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, दुनिया के होश उड़ गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने साफ किया कि इस हमले की साजिश इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी IS के द्वारा रची गई थी और इसके आतंकियों को प्रशिक्षण मिला था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अफगान न्यूज पोर्टल अल मिरसाद ने इस बात का खुलासा किया था कि कंधार में हमला करने वाला मदियारो असद बेग नामक आतंकी बलूचिस्तान में 2 महीने तक ट्रेनिंग ले चुका था। यह वही खुरासान ग्रुप है जिसमें पाकिस्तानी तालिबान के कई लड़ाके शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान सेना की कार्रवाई के बाद अफगान सीमा में शरण मिली थी। इस समय बलूचिस्तान एक पूर्ण आतंकी गढ़ के रूप में उभर चुका है।
खुफिया रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि आईएस खुरासान के सरगना शिहाब अल मुहाजिर समेत कई बड़े आतंकियों के ठिकाने यही हैं, जहां से वे अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हमलों की साजिश रचते हैं। रूसी एजेंसियों ने भी पुष्टि की थी कि हमला करने वाले सभी आतंकी ताजिक नागरिक थे। उनके पास से ताजिकिस्तान के पासपोर्ट, असॉल्ट राइफल की मैगजीन और पिस्तौल बरामद हुए थे। साल 2021 में जब तालिबान ने सत्ता संभाली, तभी से आईएस खुरासान के हमले अफगानिस्तान में बढ़ते चले गए। लेकिन मास्को हमले ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि यह गुट अब सिर्फ एक क्षेत्रीय खतरा नहीं रहा, बल्कि इसका नेटवर्क वैश्विक बन चुका है। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की काली रणनीति को बेनकाब कर दिया। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह नबील ने एक विस्फोटक लेख में खुलासा किया कि पाकिस्तान आज भी आतंकियों को पाले हुए है, उन्हें दिशा दे रहा है और उनकी मदद से पूरे दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर हुए आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड को जब अमेरिका ने पकड़ा तो यह दावा किया गया कि इसमें पाकिस्तान ने सहयोग किया, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान ने दशकों से आतंक को अपने रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। 1980 के दशक में जिहादी लड़ाकों को समर्थन देना हो या फिर तालिबान को सत्ता में लाने का खेल, पाकिस्तान ने हर बार आतंक का सहारा लेकर राजनीतिक और आर्थिक फायदे उठाए, अमेरिका से फंडिंग जुटाए। 2001 के बाद जब पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ खड़ी हुई, तब भी पाकिस्तान ने अपने अंदर बैठे आतंकी नेटवर्क को बचाए रखा। अब जब से तालिबान दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता में लौटा है, पाकिस्तान की असली परेशानी सामने आ गई है। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ रही है। इसीलिए अब इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसके का नया पत्ता चल दिया गया है। पाकिस्तान की रणनीति अब दोहरी हो गई है। पहला, तालिबान पर दबाव बनाना ताकि वे दुरंड लाइन विवाद, भारत से रिश्तों और क्षेत्रीय गठबंधनों में पाकिस्तान के हितों को ध्यान में रखें। और दूसरा, अमेरिका को यह दिखाना कि पाकिस्तान आईएसके के खिलाफ लड़ाई में उसका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। बलूचिस्तान, मस्तूंग, बाजौर और मलाकंद जैसे इलाकों में आईएसके की मौजूदगी को खुद पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया है। इन इलाकों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि अगर तालिबान पाकिस्तान की शर्तें न माने तो अफगानिस्तान को अस्थिर किया जा सके। इसी के साथ पाकिस्तान अमेरिका को यह दिखा रहा है कि वह आईएसके से लड़ सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सैन्य और आर्थिक मदद चाहिए। यहां तक कि वह फिर से अमेरिकी बेस को अपनी धरती पर जगह देने का सपना देख रहा है। इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है अफगानिस्तान को। वहां की सुरक्षा व्यवस्था बिखर रही है और यही नहीं, अगला निशाना ईरान भी हो सकता है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान जब भी आतंक को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाता है, तब तब क्षेत्र में तबाही आती है। आईएसआईएस के आज पाकिस्तान का नया मोहरा है, जिससे वह अमेरिका से मदद लेना चाहता है और तालिबान पर शिकंजा कसना चाहता है। इधर पहलगाम में हुए खूनी हमले की जांच जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने संभाली, तब शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला। घाटी के बाईसारन इलाके में जब पर्यटकों को निशाना बनाया गया, तब कुछ ऐसा ट्रेस हुआ जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। एनआईए को मौके पर एक सैटेलाइट फोन का संकेत मिला और वो कोई आम डिवाइस नहीं था, बल्कि चीनी कंपनी हुआवे का बैन किया हुआ सैटेलाइट फोन था। हुआवे और जेटी जैसी चीनी कंपनियों को भारत में 3G और 5G नेटवर्क में इस्तेमाल से पहले ही बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब जब इस हमले में इसी हुआवे का ट्रेस मिला है, तो यह साफ हो गया है कि यह डिवाइस पाकिस्तान या किसी विदेशी नेटवर्क से चुपचाप भारत में दाखिल कराया गया था। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने हुआवे और जेटी को ट्रस्टेड सोर्स की कैटेगरी में रखने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यही कंपनियां भारत में घातक आतंकी हमले का एक बड़ा कनेक्शन बन चुकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसी फाइव आइज इंटेलिजेंस एलायंस की ताकतें भी हुआवे पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी हैं। अब भारत भी उसी लाइन पर आगे बढ़ चुका है। एनआईए ने तकनीकी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर इस डिवाइस की लोकेशन, सिग्नल और नेटवर्क सपोर्ट को खंगालना शुरू कर दिया है। इसमें पश्चिमी देशों की एजेंसियां भी साथ दे रही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाक समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस संगठन ने एक बयान में कहा कि घाटी में जो लोग पर्यटक बनकर आए हैं, वे वास्तव में डेमोग्राफिक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि भारत सरकार ने अब तक 85,000 से ज्यादा बाहरी लोगों को डोमिसाइल जारी किए हैं। यह बयान खुद यह दिखाता है कि हमला सिर्फ मानवता पर नहीं, बल्कि भारत की जनसंख्या संरचना को लेकर रची गई साजिश का हिस्सा था। एनआईए को जो बयान मिले हैं,
उसमें कई चश्मदीदों ने कहा है कि 5 से ज्यादा आतंकी इस हमले में शामिल थे। एनआईए की टीम अब उन सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की जांच कर रही है जहां से आतंकियों का मूवमेंट हो सकता था। और जब एक बैन किया गया चीनी डिवाइस भारत की सबसे सुरक्षित घाटी में पकड़ा जाता है तो सवाल नहीं, जवाब मानने का वक्त होता है। यह भारत के खिलाफ एक गहरी और सोची समझी टेक्नो टेरर की चाल थी, जिसमें पाकिस्तान ने रास्ता दिया और चीन ने डिवाइस, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब भारत, रूस और तालिबान एकजुट हो रहे हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान दूसरी तरफ मैदान में खड़े हो रहे हैं। आगे की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।